हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज यौम कुद्स मनाया गया है पूरी दुनिया में। और यौम कुद्स ये है कि 1980 की 79 में जब इनकलाब कामयाब हुआ ईरान का, तो उसके बाद आयतुल्लाह ख़ुमैनी, जिन्हें इमाम ख़ुमैनी भी कहा जाता है, उन्होंने अपील की और पूरी दुनिया में अब यौम कुद्स मनाया जाता है, जो फिलिस्तीनियों की हमदर्दी और इजराइल के खिलाफ होता है। आज बहुत ही अहम दिन था, पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं। इसके अलावा हूथियों के खिलाफ अमेरिका ने फिर ताज़ा हमला किया है। उधर हूथी बिन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल का और रेड सी, यानी उस एयरपोर्ट को स्ट्राइक कर रहे हैं और रेड सी को बंद किए हुए हैं। यह सूरत हाल यहां पर है। उधर लेबनान से भी, साउथ लेबनान से भी फिर से हमले शुरू हुए हैं इजराइल के खिलाफ। अमेरिका कहता है कि हम लेबनान की सरकार का काम करने का तरीका देखेंगे, वो हिजबुल्लाह को अगर साइडलाइन करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। क्या कुछ है, दुनिया किस तरफ जा रही है। ईरान अपने हथियारों को मुसलसल दिखा रहा है और वो ये कह रहा है कि जो हथियारों का शहर हमने दिखाया है, अगर हर हफ्ते शहर दिखाएंगे तो 2 साल तक दिखाएंगे। यानी तकरीबन 100 से ज्यादा उनका दावा है कि इस किस्म की हमारी तैयारी है कि जमीन के नीचे पूरे पूरे शहर बसे हुए हैं, छावनियां बनी हुई हैं। क्या कुछ है, किस तरफ जाएगा ये इलाका, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं। उनके लिए उनके हम शुक्रगुजार हैं इसके लिए। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि आखिर अब जंग किस तरफ जा रही है। क्या अमेरिका और इजराइल की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया बदल जाएगी? क्या ग्रेटर इजराइल बन जाएगा? क्या हमास और हिजबुल्लाह को मिटाया जा सकता है? क्या ईरान की जो सोच है आजादी की, और शुरू से उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को कैंसर नासूर बताया है कि उसे खत्म होना है, अब किस तरफ हालात जा रहे हैं? देखिए, ये जो कोई आइडिया जो ऑफ ग्रेटर इजराइल जो है, मुझे नहीं लगता है वो सिर्फ आइडिया के तक ही महदूद रहेगा। वो उसको जो है उसका एक्सपेंशन डिजाइन्स इतने बड़े हैं, तो ये बहुत सारे अरब कंट्रीज को ख़त्म ही कर डालेगा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, एटलीस्ट फॉर अनदर 50-60 ईयर। बाकी बाद में क्या होगा नोबडी नोज, क्योंकि पॉलिटिक्स में लॉन्ग रेंज पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, इसमें ये जो है, ये जो नया जो उन्होंने वायलेशन ऑफ सीज फायर किया है, इसमें डेफिनेटली अमेरिका की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि अमेरिका ही इसको एज प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहता है अगेंस्ट एक तो फलस्तीनियन, दूसरा जो कुछ अरब कंट्रीज जो उसका पुराना प्रपोजल जो है जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, इसके विदाउट देयर कंसेंट अप्रूवल नेतान्याहू ऑन हिज ओन नहीं कर सकता था ये। और आपने देखा पिछली ये जो जब से वायलेशन हुई है, 900 के करीब जो है फलस्तीनियंस मारे गए। इसके अलावा कंटिन्यूसली जो है इजरायली फोर्सेस वेस्ट बैंक को भी टारगेट बनाना चाहते हैं और यहाँ से भी लोगों को डिसलॉज करते हैं, उनके मकानों से, उनके जो जायदाद है उनसे डिसलॉज कर रहे हैं और अपना जो है वहाँ पर अपने कदम जमा रहा है पूरी तरीके से। हालांकि वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी और दूसरे रिलेटेड इश्यूज इन्हीं के कब्जे में है क्या, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये बड़ा क्रूशल फेज है। लेकिन अगर इजराइल समझता है कि मैं इससे अपने जो इसके जो डिजाइन्स है, एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है टू मेक ग्रेटर इजराइल, वो तो पॉसिबल ही नहीं है और ना इसकी अभी तक गुंजाइश ही है। क्योंकि पहला मसला तो यही है कि इजराइल को sooner or later they have to settle this issue with Palestinians. और जब तक कि Palestinian independent sovereign Palestinian state कायम ना हो, वहाँ इजराइल के साथ खासकर वेस्ट एशिया में अमन पूरी तरीके से बहाल नहीं होगा। ये एक इजराइल के लिए एक नासूर है। इस मसले को उन्हें हल करना पड़ेगा।
वेदर दे लाइक इट और नॉट। लेकिन एक अच्छी बात है कि विद इन इजराइल में भी एक बहुत बड़ा हल्का है जो इस बात को एडवोकेट कर रहा है कि इस मसले को आप कहीं ना कहीं ख़त्मी शक्ल दीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, ताकि बोथ स्टेट्स विल लिव पीसफुली साइड बाय साइड। हालांकि पैलेस्टीनियंस और जो इस्लामिक वर्ल्ड का पहली पोजीशन थी, इजराइलीज आर इलेजिटिमेट ऑक्यूपायर्स ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड। ये इस्लामिक कंट्रीज का नहीं, ये तकरीबन दुनिया के 130-135 कंट्रीज ने ये मान लिया। या यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया टू गिव मेंबरशिप स्टेटस जो है टू पैलेस्टीनियंस। इसके अलावा यूनेस्को या दूसरे फोरम में जब उसको दिया, ये मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इजराइल अपनी हठधर्मी पर कायम रहेगा, मे बी दिस टाइम इट टेम्परली इट मे बेनिफिट हिम, इट मे बेनिफिट इट्स लीडरशिप दिस टाइम, लेकिन लॉन्ग रन में उनके नुकसान में। अब देखिए ट्रंप भी, इसका 4 साल का ये है और ऑलरेडी पहले सारे दुनिया में विवादों में गिरा हुआ है। कभी एक चीज कर, अभी देखिए कि यमन के मामले में जो उन्होंने प्लान बनाया था वो लीक हो गया और खुद ही किया ये, चूंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। वो कहते हैं कोई सी जर्नलिस्ट को वहां बिठाया ब्रीफिंग में जिसने सारा कुछ कहा है, और ये बार बार इनको सबसे ज्यादा खतरा वहां से भी है, क्योंकि इसीलिए वो ईरान पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वही एक इन्फ्लुएंस कर सकता है हुतीज को, यानी कि अपना जो है, जो उन्होंने स्टेप अप ऑपरेशंस किया अगेंस्ट अमेरिका ना उन्होंने किए हैं, उसको कम करे। लेकिन अच्छा शेख साहब मैं आपकी बात जरा बीच में रोक रहा हूं। ये सारी बातें अपनी जगह चल रही हैं। अमेरिका यमन पर भी हमला कर रहा है, यमन भी अपने जवाबी कार्रवाई कर रहा है अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी। एक ताजा खबर अभी की आ रही है कि जंगबंदी का प्रपोजल जो अमेरिका ने पेश किया है वो हमास तक पहुंच गया है। तो ये इतना लोगों को मारना, कत्ल करना, ये सब बराबर साथ साथ चल रहा है, लेकिन जंगबंदी की बात भी कहीं ना कहीं चल रही है। इसके क्या मानी है? मतलब कोई सामने जिससे आप बात कर रहे हैं वो आप पे कैसे भरोसा करे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा कोई जंगबंदी कैसे, क्योंकि अभी भी इन्होंने अपने भरोसे को तोड़ा है जंगबंदी को खत्म करके, अब फिर जंगबंदी की बात हो रही है। इस सबके मानी क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचना है, और ये हकीकत है कि जंगबंदी का जो प्रपोजल है उस वक्त हालांकि ट्रंप नहीं आया था इक़्तिदार में, लेकिन उसके कोशिशों की वजह से उसने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजा था उसका बड़ा रोल रहा, जो 3 फेजेस दिया। अब क्या बाद में उन्हें जो इजराइल प्रेशराइज कर रहा है, चूंकि इसमें 3 फेजेस में लास्टिंग पीस भी है नेगोशिएशन पे, वो इसको एक ही फेज में कम करना चाहता है, यानी कि वो दूसरे 2 फेज जो है उस पर वो गारंटी देने को तैयार नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट अमेरिका ने बीच में, ट्रंप ने भी हमस को कहा कि जो सारे जो होस्टेजेस है उनको आप पहले रिलीज, हालांकि कंडीशन में उनमें जो है बाद में जो दूसरे कंट्रीज को उसमें भी कैटेगरीज बनाई है उन्होंने, किस तरीके से उसको दूसरे फेज में किन किन को रहा किया जाएगा। क्या वो चूंकि समझते हैं ये इरिटेटिंग है, ये सबसे बड़ा जो है मसला है नेतान्याहू गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आए दिन उनके जो फैमिलीज के अलावा जो उनके सिंपथाइजर्स या लोग हैं वो इस मसले पर इसकी यानी कि मुखालफत कर रहे हैं। वो ये चाहता है कि ये पहली फेज में सारे दे, उन्होंने कहा अगर जो है जो एनविजेट किया है 2nd फेज या 3rd फेज को, क्योंकि पहला फेज तो 15 मार्च को खत्म हुआ, उसके बाद इस आगे बढ़ाने के लिए वो पहले ही उन्होंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप 2nd फेज पर बातचीत करेंगे, ये वहां पर मुकर गए, जिसकी वजह से ये सारी पर अब इनको ये पता चला कि ये भी किया, हमले भी किए,
उसके बाद वायलेशन भी सीज फायर की किया, मसला जूं का तू ही है। अब जब ये समझते हैं अब कि अब इससे मसला तो हल नहीं होगा, तो अब इसीलिए ये कहते हैं चलिए अब सेकंड फेज के लिए भी या जो है बातचीत करेंगे। ये इनका जो है ना हिट एंड ट्रायल का मसला होता है कि पहले हिट करें, देखेंगे इसका क्या है, शायद वो प्रेशर में आ जाएंगे, शायद वो कम हो जाएंगे और सरेंडर करेंगे, अपने मुतालबात को सरेंडर। जब उनको लगता है अभी भी वो अपनी बात पर अटल है, तो चलिए अब बातचीत करेंगे। यानी कि बहुत डेंजरस यानी बातचीत मजबूरी में करते हैं किसी अच्छी नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट। बातचीत उनको करने का इसमें कोई गुड सेंस प्रिवेल नहीं करता, बल्कि धोखा उसमें होता है हमेशा। अब ये है कि अब सारे लोग ये कहते हैं अगर सीज फायर से जो लोगों को जिन्होंने सफर किया है, इमेंसली दे सफर्ड ड्यूरिंग दीज 15-16 मंथ्स ऑफ वार, 60-70 हज़ार तो ऑफिशियली अब डिक्लेयर हो गया कि मर गए हैं, इसके अलावा 1,10,000 जो कहते हैं, और या उनकी जो डिवास्टेशन जो हुआ है, रिबिल्डिंग का जो है वो उसका तो सवाल ही नहीं, इसमें 10 साल लगेंगे, और इसमें जो 50-60 बिलियन डॉलर का वो कौन बियर करेगा। अब लोग यही है कि अगर उनको बेसिक फैसिलिटीज, हालांकि बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ के जो सिस्टम है, अगर वो किसी हद तक बेहतर हो जाएगा, या खुराक का जो मसला है वो मेजर चैलेंज है, अब वही एक रिलीफ है। और मुझे नहीं लगता है लॉन्ग रन पर दे आर सो सीरियस टू इम्प्लीमेंट इट, या उसको एग्जीक्यूट करेंगे इस जिससे वहां पर दायमी अमन आ सके। वो इनका इंटेंशन ही नहीं। अगर होता तो वो पहले से क्यों करते, इसको वायलेट ही इन्होंने किया ना, वायलेट उन्होंने नहीं किया जिनको ये कहते हैं जिम्मेदार ठहराते हैं। वायलेट इन्होंने हर चीज की, जंगबंदी की, जो इनको सूट नहीं करता है, और इसके लिए बहाना बनाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और समझना चाहता हूं कि लेबनान पर इस वक्त, लेबनान पर की हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि किसी भी तरह से हिजबुल्लाह को, अमल को, इनको कमजोर किया जाए और उनकी सियासी हैसियत खत्म कर दी जाए, जो उनकी मिलिट्री हैसियत है वो भी खत्म कर दी जाए। क्या वाकई कोई उम्मीद है ऐसी? क्योंकि बिल्कुल ताजा जो आज का बयान है, अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपके इस परफॉर्मेंस पर जज करेंगे, यानी हम उसकी बुनियाद पर ही आपकी मदद करेंगे। तो किस तरह से ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, ये जो खाम ख्याली है, इस वजह से खाम ख्याली है, जब भी लेबनान पर इजराइल का एग्रेशन हुआ है, इट वाज हिजबुल्लाह। ये तो हिस्ट्री है, ये मेरे तो हिजबुल्लाह ही जो इसको रेजिस्ट कर रहा था, जो फाइट कर रहा था। अभी हाल ही में जब हुआ, जो इन्वेजन हुआ है, इनकर्जन हुआ था इजरायली फोर्सेस पे, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा था? लेबनानीज फोर्सेस। लेबनान की पोजीशन इतनी खराब हो गई है पिछले कई दहाइयों से, उनका बुरा हाल उनका। अच्छा, दूसरी बात, कुछ भी कहिए, हिजबुल्लाह एक, चलिए ये एक ग्रुप का ही जो है, दे फार्म, यानी उनका एक मेजर, उनका भी एक अच्छा खासा पॉपुलेशन का हिस्सा है। यही नहीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसमें दूसरे भी जो उसके है वो भी इसके साथ है। कभी कभी मैंने जो इनका पुराना जो था, जो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट था, वो भी डिफेंड कर रहा था उनको। अब इस सिस्टम को अगर आप उनको कहते हैं 30 या 35% आबादी जो है इसको निकालिए, डीलिंग कीजिए, वो कैसे हो सकेगा? वो क्या करेगा? हो सकता है इसके उसमें कुछ अरब कंट्रीज भी उसको साथ दे रहे होंगे, लेकिन क्या वो सक्सीड हुए? पिछले कई दहाइयों से हिजबुल्लाह को वहां से वीकन करने में नहीं हुए। ना ही उसमें जो रोल रहता है इसके पॉलिटिकल सिस्टम में, वहां भी उन्हीं का रोल रहता है। उसकी, यानी उनके मेंबर्स जो है, पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर वहां पर कोई हुकूमत ही नहीं ज्यादा देर टिक सकती। ये हमेशा कोलेशन रही है कई सालों से, इसमें बड़ा रोल। अब वो क्या करेगा?
कैसे ये हो सके? सर्टेन थिंग्स शुड बी प्रैक्टिकल। जो चीज प्रैक्टिकल है ही नहीं, उसको आप कहते हो कि इसको निकालो, वो क्या जज करेगा? वो बेचारा, उसके भी एक लिमिटेशन है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की एक लिमिटेशन। आप देखिए, यानी जो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है ये जो साद हरारी, उसको एक बार सऊदी अरब गया, वहां उसको नजरबंद किया गया। अल्टीमेटली इट वाज फ्रेंच प्रेसिडेंट हु इंटरवीन्ड और उसने अपने साथ उसको वहां से निकाला। ये प्राइम मिनिस्टर की हालत है। हम इन चीजों को ना ओवरलुक करते, या वो कहते हैं उसको हाँ आप देखेंगे, जज करेंगे। वो बेचारा क्या करेगा? अगर वो चाहते भी वो नहीं कर सकता। जमीनी हकीकत कुछ और है, उसके बरखिलाफ वो बहुत सी चीजें चाहते हैं। ये हर ख्वाहिश ऐसी जिसके हर ख्वाहिश पे दम निकले वाला मामला है। जिस तरह से हमास को खत्म करने की ख्वाहिश है लेकिन नहीं खत्म हो रही, हिजबुल्लाह को खत्म करने की ख्वाहिश है, ईरान को खत्म करने की ख्वाहिश है, हूती को, लेकिन वो अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं। अच्छा, एक अभी पिछले दिनों 22 से 25 मार्च के दौरान यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। 87 उसमें रिसर्च पेपर्स पेश किए गए। नेल्सन मंडेला का पोता भी वहां पे पहुंचा। उन्होंने बड़े नारे लगाए कि जिस तरह से हमने रेसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जद्दोजहद की है, उसी तरह से हमें फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। तो ये सना जो है वो इतना वोकल आगे बढ़ रहा है। अब वो कॉन्फ्रेंसेस भी करता है। वो सिर्फ हमले करके और जंगजू होने की बात नहीं, वो पॉलिटिकल फोर्स की भी बात कर रहा है। उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें एक चीज जो है, सबसे बड़ा रोल, एक तो नेल्सन मंडेला पहले से ही, जब से इनफैक्ट अरफात के ज़माने से, वो पैलेस्टीनियन की लिबरेशन के लिए आउट एंड आउट्स कहता था। और अगर आप देखेंगे, जब भी जंग हुआ, साउथ अफ्रीका पहली कंट्री है जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ क्रिमिनल केस किया, इजराइल के। किसी और मुस्लिम कंट्री ने नहीं किया, ये एक हकीकत है। और यहाँ अभी रिसेंटली उनके एम्बेसडर को यूएस से, यानी कि उनको कहा कि आप ये, चूंकि ये उनका एक हमेशा रहा, चूंकि वो खुद विक्टिम रहे रेसिज्म के, उनको कई सालों से नेल्सन मंडेला जेलों में रहा, अल्टीमेटली अपार्थाइड खत्म हो गया और उनका रोल है। और वो इस चीज़ को समझते हैं कि फ्रीडम क्या चीज़ होती है। इसीलिए जो है, अब दूसरी बात जो है, इन्होंने इतने हमले किया, पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली करते हैं। एक लीक जो पेपर भी कहा, उसके बाद भी हमले किया। क्या वो कहते हमने इसको ये भी मारा, ये भी डैमेज किया, क्या वो खत्म हो गया? फिर उन्होंने कहा कि कल मैं एक इजरायली पेपर पढ़ रहा था, वहाँ सायरन बजे कि वहाँ पर यानी कि अटैक होने वाले हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो तो ये नहीं कर सकते हैं, ये जो है, चूंकि एक वास्ट कंट्री है वो, वहाँ भी उनको पता, वहाँ हिली एरियाज भी है, खासकर ये जो है नॉर्थ यमन जो है, उस एरियाज में कुछ यह है। वो भी पिछले, आप देखिए, पिछले 10-15 साल से वो लड़ रहे हैं। 2016-17 से उन्होंने, जब सऊदी लेड अलायंस ने उन पर हमला किया, एक तो वो है। उससे पहले जब कर्नल सालेह निकल गए, उसके पहले भी 2 लड़ाइयाँ शुरू हुई 2 ग्रुप्स के दरमियान। अब लड़ रहे हैं। उस वक्त भी अमेरिका उनको लॉजिस्टिक्स, हालांकि पार्टिसिपेट उसने नहीं माना करना, बट सैटेलाइट इमेजेस के जरिए या दूसरे वेपन्स के जरिए उनको हर किस्म का लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। फिर भी अल्टीमेटली दे हैव टू सीक हेल्प ऑफ ईरान। जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस ईरान के साथ हुए तो इन पर हमले कम हो गए। क्या कर सकते हैं वो, इनको क्या करेंगे? वो जो है एक समझिए कि भूखा नंगा आदमी जब निकलेगा अपनी जान पर, वो जाहिर है, वो तो अपनी एक बार इसने, जॉर्ज बुश ने खुद ये कहा अपने, वो कहता है हर एक चीज का इलाज है।
जो ये जो सुसाइड बॉम्बर है या जो अपनी जान पर खेलेगा, उसके बाद क्या है, उसके क्या करोगे? हाँ, उनको उनको नहीं रोका जा सकता। और सच बात यह है कि जो डाकू होता है ना, जो दूसरों पर कब्जा करने के लिए आता है, वो उसके लिए उसके लड़ने के विल पावर में और जिसके घर पर कब्जा होता है उसकी विल पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है। डाकू कभी मरने के लिए नहीं आता है, लेकिन जिसका जाता होता है वो मरने के लिए तैयार होता है। देखिए दूसरी हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। अभी हाँ, देखिए अमेरिका ने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ शुरू किए। हक्कानी ग्रुप जो था, सिराजुद्दीन हक्कानी जो वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है, उस पर $10 मिलियन की जो थी बाउंटी, उसको हटाया, यानी कि वो विड्रॉ की। और इसके जो 2 भाई है वो भी मिनिस्टर है, उन पर भी ये कहा, हालांकि उन्होंने कहा अभी भी ये रहेंगे लिस्ट में, और खोल दिया जहां पर इन्होंने कितने $1 ट्रिलियन खर्च किए, कितने लोग मर गए। अल्टीमेटली एक छोटे से जहां पर जिनका गोल, उनके साथ भी इनको नेगोशिएट करना पड़ता है। बिल्कुल, और नेगोशिएशन यानी कहीं भी जहां भी इन्होंने सोचा कि हम ताकत के जरिए कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं कर सके। अफगानिस्तान बिल्कुल सामने की मिसाल है। और इराक, अभी तक इराक में इनके खिलाफ हमले होते हैं और इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को अब ऐसा लगता है कि कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन सीरिया में क्या हो रहा है सर? सीरिया में नए इलाकों पर कब्जा। अभी एक ताजा खबर है कल की कि पाल्मिरा एयरपोर्ट को HTS सरकार ने तुर्की को दे दिया है। और पाल्मिरा ज्योग्राफिकली सेंटर में है, तकरीबन बीच में है। तुर्की के बॉर्डर के पास वाला इलाका भी नहीं है, वो अलेप्पो या इदलिब नहीं है। तो ये तो ऐसा हो रहा है कि सब जिसको जो चाहे बांट दें। देखिए यही एक चीज है जो हमें लगता है अपरेंटली ऊपर से जो ठीक ठाक लग रहा है, अंदर से लावा पक रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को अभी जो है डिसलॉज होने में सिर्फ 2 महीने ही हो गए हैं। ये अभी जो वहां पर अभी जब वो तो कहते हैं नई नवेली दुल्हन है तो लोगों को लगता है सारा कुछ हॉन्की डोरी है, लेकिन इसके असरात जो है अब आने लगे हैं। एक तो वहां पर जो है ये जो सेक्टेरियन वायलेंस शुरू होने वाली तो हो गई है। हाल ही में जो पिछले जो बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ हुआ, वहां पर तकरीबन 1000 के करीब पर्टिकुलरली लटाकिया वो दूसरे इलाके, इवन एलेप्पो और होम्स में भी जो अटैक्स हुए, मारे गए। उसके बाद उन्होंने कहा एमनेस्टी और वो बंद करेंगे। इसके अलावा भी जो एक तरफ से ग्रेजुअली इजराइल भी आपने जो कंसोलिडेट कर रहा है वहां पर पोजीशन। अब टर्की के जो भी इंटेंशंस है वो कोई पसंद नहीं करेगा दूसरे कंट्रीज, उसके नेबर्स को, वो टर्की को पूरी तरीके से वहां पर एक्सेस देंगे। खासकर इवन टर्की को इजराइल भी नहीं पसंद करेगा इतना, अगर कितने भी दोस्त हो, लेकिन वो नहीं कहेगा जो इसको जो है उस इलाके में उससे प्रेजेंस मिले, वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। ये कहा जाता है कि दोनों का टकराव ये है कि इजराइल तो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर बहाल करना चाहते हैं, वो भी कब्जा करना चाहते हैं। बड़ी अब तुर्की वाले को जो इतना इनकलाब रिसेंटली जो वहां पर प्रोटेस्टर्स हुए मेयर को पकड़ने में, जो उसका मेन ओपोनेंट है, अभी कई बहुत सारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल मीडिया में भी आए हैं। ये एक ऑटोक्रेटिक रूल चलाना चाहता है, ऑलरेडी उसने उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन ये चीजें नहीं रहती है। फिर ऑल ऑफ अ सडन बड़े बड़े जो है हमने देखे हैं रूलर्स, उनके हाथों से पावर, जैसे मिट्टी जो है ना रेयर जो होती है हाथ में वो निकल जाती है, पता ही भी नहीं चलता है। हालात इतने आपने देखा है कि हुस्न मुबारक कितना पावरफुल कंट्रोल रहा फ्रॉम 80s टू 2011। 10 दिन की जो प्रोटेस्ट रहा है, सबसे बड़ा विक्टिम वही बना और वही गिर गया। 10 दिन में ही वो गिर गया। ये चीजें जो है, इस चीजों को कभी इतना जो है सप्रेशन जितना ज्यादा हो, लावा इतना पक जाता है, फटने की ज्यादा इसके चांसेस होते हैं। ये प्रेशर कुकर जैसा है, जितना प्रेशर अंदर बढ़े तो एकदम वो फट जाएगा। इसलिए ये इतना जो है अभी क्लूलेस है हुकूमत को पता ही नहीं है मुझे हमें क्या करना है।
क्या वो एक यूनाइटेड सीरिया चाहते हैं? क्या वो इसको डिवाइड करना चाहते हैं ऑन सेक्टेरियन बेसिस, या किसी को एक हिस्सा दे, इजराइल को एक हिस्सा दे, टर्की को दूसरा हिस्सा दे, दूसरे कम्युनिटीज को दूसरा हिस्सा? क्या वो चाहते हैं, इसको ये भी पता नहीं है। वो पॉलिटिकली इतना मैच्योर भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के यानी कि तरफ से बंदूक चला रहा था। उसकी भी यही था ना, जैसे ये हकानी का है, उसका भी यही था कि उस पर भी यानी कि लेबल था इंटरनेशनल टेररिस्ट लेबल, उसको भी ये खटाया गया क्योंकि अब वो उनके गुड। लेकिन उसके साथ जो होता है, जो हर एक का एक प्लान होता है, उसको 2 महीने हुए, उसको बनाना चाहिए था कि वो क्या चाहता है अपने मुल्क। अब वो अभी तक भी कुछ नहीं कह पा रहे। पहले कहा 4 साल में सरकार बनेगी, इलेक्शन होंगे, फिर कहा 5 साल में होंगे, और वो कुछ भी कहीं भी कोई रोड मैप कुछ नहीं बता पा रहे हैं लोगों को। रोड मैप अगर नहीं है आपके पास, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो क्रिपल हो गई। अब जो है इसके आर्मड मिलिटेंट्स जो है, उन्हीं को फौज में बताया गया। अच्छा, वो डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, फौज में एक डिसिप्लिन होता है, वो इनमें डिसिप्लिन नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ग्रुप्स में होते हैं, एक आपके ग्रुप का, दूसरे का, तीसरे का, तो इससे जो खराबी होती है। प्लस आपको इस वक्त टर्की की यूनिटी पर फोकस देना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपने स्टार्ट क्लैश किए दूसरे ग्रुप्स के साथ, अल्टीमेटली क्या होगा? तबाही होगी ना। और उसका फायदा जो आपके जो है दूसरे उठाएंगे, और उनके लिए दिस इज द बेस्ट चांस टू, जितना भी खा सकेंगे आज। फिर कौन मिलता है? जो गया तो गया। अच्छा, क्या आपको लगता है, देखिए इजराइल और अमेरिका का बैकग्राउंड ये है कि जहां भी वो दोस्त के तौर पर जाते हैं, वहां एक लेवल तक उसे इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे कमजोर करते हैं, निकाल फेंकते हैं। ऐसी हमारे सामने कई मिसालें हैं। सद्दाम हुसैन की मिसाल है, कुछ लोग लीबिया की भी मिसाल देते हैं, कर्नल गद्दाफी की। उसके बाद अब तुर्की के जो ये रजब तैयब अर्दगान, जो मुसलसल इजराइल और अमेरिका की खिदमत करते चले आ रहे हैं, यानी बाहर से बयान तो देते हैं, और उनका प्रोजेक्शन भी ऐसा होता है कि दुनिया भर में शायद मुसलमानों के यही मसीहा बनेंगे, लेकिन वो अंदर से ये काम करते हैं उन्हीं के लिए। क्या अब आपको लगता है कि जो तुर्की में अपोजिशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें कहीं अमेरिका, इजराइल, इन सब का इंस्टिगेशन कहीं है कि इनको कमजोर किया जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, पहले भी हुआ था, जब वो कू हुआ था जिसमें गोलान था, उसका नाम, जो मर गए शायद अमेरिका में, वो मर गए। तो उसके अलावा ये जो है, उस वक्त भी खुद उसने, अर्दगान ने कहा है कि उसमें अमेरिका का हाथ था। ये उसका ओपन वर्ड से, जब उसने क्रश किया कुछ आर्मी के जनरलों को भी पकड़ा और ये किया। लेकिन डिस्पाइट दैट, जैसे आपने कहा, वो हमेशा अमेरिका के क्लोज रहा। और अमेरिका, और जैसे इजराइल का भी वो बात का, इजराइल की भी बात है, इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस है उसको, वो नहीं चाहता है ये। अब उसके अलावा नाटो में भी है, यूरोपियन यूनियन। अब यही बात देखिए कि वो डेफिनेटली किसी हद तक जो है, एक तरफ तो वो करने कोशिश करता है उनको लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेस्टर्न एलाइज, इंक्लूडिंग सम अरब कंट्रीज, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद हिम, द रोल ही प्लेड। जैसे इसने किया है उस वक्त, एक तो पैरेलल ओआईसी बनाने की कोशिश की, वो चीजें बोलते नहीं है ना ऐसा। तो नॉर्मल रिलेशंस हुए, उसके बाद एक तो फिर कशोगी का मसला जो था, तो उसी से ही शुरू हुआ था, डिप्लोमेटिक टाइप। फिर भी जब कतर पर पाबंदियां लगाई, वो टर्की के बहुत क्लोज आ गया। ये चीजें कुछ अरब कंट्रीज को, उनको पता लग गया कि आइडेंटिफाई किया ए किसके साथ है, बी किसके साथ है, वो भी एक है। दूसरी बात, ये नहीं चाहेगा अमेरिका कि टर्की जैसी एक कंट्री वहां पर एक पावरफुल इमर्ज हो जाएगी, बिकॉज चाहे आज उर्दुगान है या कल कोई और होगा, लेकिन इट इज अ थ्रेट टू, खासकर इजराइल या दूसरे उनके जो इंटरेस्ट अपने हैं, चाहे वो उस यूरोप में है या किसी और रीजन में,
वो नहीं चाहेंगे ये, इसलिए ये इनको भी पता है, उनको भी पता है, और इसको पता है। यानी सियासत में एक अजीब चीज है जो मैं तकरीबन आपकी बात से नतीजे के तौर पर समझ में आ रहा है कि एक साथ रहने वाले लोग भी एक दूसरे के खिलाफ कब हो जाएं कुछ मालूम नहीं है। यानी एक स्टेज ये कि इजराइल को जंग में सपोर्ट करने में ये अरब हुकूमतें भी, तुर्की भी एक साथ, जाहिर है अमेरिका तो सपोर्ट कर ही रहा था उन्हीं के एलाइज के तौर पर। अब जब सीरिया के इसका नंबर आया बशार अल असद का, तो उससे एक बार दोस्ती की, फिर उसको हुकूमत गिरा दी गई। उसके अलावा तुर्की, अर्दगान, अब शायद तुर्की में अर्दगान का नंबर है कि वो भी शायद उन्हें भी गिराने की कोई कोशिश है, और इसमें यही वो मुल्क शामिल हैं जो आज तक दोस्त बने रहे हैं। तो ये है सूरत हाल, और उस तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कंट्रोल से बाहर है। अमेरिका, इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है, ना हमास को तबाह कर पा रहा है, ना हिजबुल्लाह को, ना हूती को, बल्कि वो और मजबूत हो रहे हैं। ईरान और मजबूत हो रहा है, और ईरान जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर के तौर पर वो कहता है कि हम आपसे डायरेक्ट बात ही नहीं करते, क्योंकि आप बात करने के लायक नहीं है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस हालत में नतीजे के तौर पर कोई बात अगर आप कह सकें, शेख मंजूर साहब आप कुछ बताइए। देखिए, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड है। अमेरिका को भी कुछ, उनकी भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, वो भी दे गो विद द टाइड जैसे हम कहते हैं। वो एक बैलून फेंकते हैं, किसी को धमकाते हैं तो जिसका फिर रिएक्शन होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली दे फॉर्म देयर पॉलिसी। ये जो है ये क्लैरिटी 6 महीने तक ऐसा ही रहेगा। अब इसमें लेकिन जैसा आपने कहा, कोई भी इन पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज, ये तो पहले से बता है। जो आज दुश्मन है वो कल फ्रेंड भी बन सकता है फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, या जो उनके अपने पेटी इंटरेस्ट होते हैं। दिस इज ऑल्सो यानी कि एक वार्निंग जो है खासकर टर्की के इसके जो प्रेसिडेंट के लिए भी है कि जिन पर वो ज्यादा डिपेंडेंट है, जिन पर वो ज्यादा इन्हिसार करता है, दे मे टर्न अगेंस्ट हिम टुमारो। इट हैड हैपेंड इन द पास्ट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा शाह ईरान ने अपना सारा कुछ अमेरिका के हवाले किया, सारा कुछ किया। जब ओवरथ्रो हो गया, इसी के खिलाफ सारे पैसे फ्रीज किए, इन्होंने ही की। तो सारा उसको लग रहा था मेरा सेफ हेवन अमेरिका ही है, सारा पैसा और वहां रखा था। अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा ये तो फ्रीज किया, तो उस पर भी गया, तो इससे भी गया। फिर वो जो है शायद वो इजिप्ट में उसने मैक्सिमम टाइम गुजारा। वो ये जो है ये चीजें इसमें वो किसी के नहीं है, बिल्कुल किसी के नहीं है। और सियासत में इंटरनेशनल अपने इंटरेस्ट फर्स्ट जो है ना, चाहे अमेरिका फर्स्ट है, इजराइल फर्स्ट है, अरब फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, देन अदर्स। इसमें अगर कोई वो जो आएगा ना, कोई उनका अपना दोस्त भी आ जाए, वो उसको भी रोन डालते हैं। बिल्कुल रोन डालते हैं। और अब हो सकता है कि अर्दगान के खिलाफ ये माहौल और ज्यादा बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि ये तमाम तजुर्बात आपको एक साथ मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।